Hello students, welcome back to Commerce Shruti. How are you all? I hope all of you are doing good. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम यहाँ पे है हमारा क्या, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और ये चैप्टर जो क्लास 12 के लिए है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे आपसे टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो 1 मार्क की भी क्या वैल्यू होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो 24 मार्क्स के चैप्टर को तो हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट या बिल्कुल भी इग्नोर कर ही नहीं सकते। ओके, तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो आपका चैप्टर होने वाला है इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। सबसे पहले हम इसमें जैसे देखेंगे कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करवाती है, फिर उसके बाद शेयर का फोरफीचर होता है, शेयर को री इशू करवाया जाता है, वैसे ही डिबेंचर को इशू करवाती है कंपनी, डिबेंचर का रिडम्पशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली इस अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में पढ़नी है। एंड ट्रस्ट मी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। मैं पर्सनली इस चैप्टर को बहुत इंजॉय करती हूँ बिकॉज एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो इस चैप्टर को करने का मज़ा ही कुछ और है। ओके, ऑलराइट, तो हम इसमें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में पहले हम देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। जो हमारी पहली सीरीज कंटिन्यू होगी वो सारी शेयर से रिलेटेड होगी। इश्यू ऑफ शेयर्स, देन फोरफीचर ऑफ शेयर, देन री इश्यू ऑफ शेयर्स हम इसमें कवर करेंगे। जब एक बार हमारा शेयर्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा देन हम शिफ्ट करेंगे किस पे, डिबेंचर्स में, जहाँ पे हम इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करेंगे। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? ओके, तो मैं अगेन आपसे कह रही हूँ कि इस वीडियो को या इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे मैं आपको अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बेसिक्स कवर कराऊंगी। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 24 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि जो CA फाउंडेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग भी इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द CA एग्जामिनेशन। ओके, तो स्टार्ट करें आज की वीडियो को। ऑलराइट, तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि ये जो टर्म होता है शेयर्स, ये होता क्या है। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा कि उस कंपनी के शेयर इशू करवाए जा रहे हैं या उसने उस कंपनी का शेयर खरीद रखा है। सुना है कि नहीं सुना है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे उन्हें पता होगा कि एक हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज होता है, एक हमारे पास शेयर मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है जहाँ पे शेयर को बाय और सेल किया जाता है। जहाँ पे लोग क्या करते हैं आजकल, मोस्टली जो पीपल एजुकेटेड हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कंपनीज़ के शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। तो सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये टर्म जरूर सुना होगा शेयर्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये शेयर होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक पर्सन लिया है, ठीक है, उसका नाम क्या है, अमन। ऑलराइट, अब अमन जो ये पर्सन था इसके पास क्या था, एक आइडिया था। ठीक है, ये क्या करना चाह रहा था, अपना एक बिजनेस ओपन करना चाह रहा था अपने इस आइडिया से। तो इसने क्या किया, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, अपनी एक कंपनी फॉर्म करने की सोची। ठीक है, अब देखो कंपनी फॉर्म करने के लिए अमन को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी थी, आइडिया की। तो आइडिया तो अमन के पास था। और दूसरी चीज़ किसकी ज़रूरत पड़ती है एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस खोलने जा रहे हैं, कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको फंड की नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको पैसा चाहिए तभी तो आप बिजनेस कर पाओगे, राइट और रॉन्ग। ओके, तो अब अमन के पास अपनी कुछ सेविंग्स थी, लेट्स सपोज 5 लाख की। ठीक है, तो अमन के पास अपनी पर्सनल सेविंग थी 5 लाख की जो इसने क्या करी, अपने बिजनेस में लगा दी। ठीक है, और इसने अपना बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब 5 लाख रुपीज़ तो अमन ने खुद के लगाए थे। ऐसे ही अमन ने क्या किया था, एक बैंक से लोन भी उठा लिया था। ठीक है, बैंक से भी कुछ पैसा उठा लिया था। लेट्स सपोज हम कहते हैं बैंक से 2 लाख का लोन लिया था और इसने टोटल 7 लाख पकड़ के अपना बिजनेस क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते। अब 3 साल के बाद अमन को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। ठीक है, अमन ने क्या किया, धीरे धीरे जो उसका कंपनी उसने एक ओपन करी थी उसे बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहा। या आप कह सकते हो कि उसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, उसने जो कंपनी ओपन करी थी वो इतनी अच्छी चल रही थी कि वो चाह रहा था कि उसकी कंपनी अब और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा हायर लेवल पे, लाइक इंटरनेशनली भी उसकी कंपनी को जाना जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
कि अमन अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना चाह रहा था, या फिर कह सकते हो कि अमन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, अब जब अमन को बिजनेस को बढ़ाना है, एक अलग लेवल पे लेके जाना है, तो इसको फिर से किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही कहा। अब देखो, इसके पास पहले 5 लाख रुपीज़ थे। ठीक है, इसने बैंक से भी ऑलरेडी पैसा लिया हुआ है, हो सकता है कुछ इसने प्रॉफिट अर्न किया हो, वो भी इसके पास सेविंग्स हो। बट अभी अमन ने ये रियलाइज़ किया कि इतने पैसे से काम नहीं चलेगा, मुझे एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की नीड है, कि कोई ऐसा पर्सन हो जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अमन ने क्या दिमाग लगाया? अमन ने बोला कि मैं इस बार क्या करता हूँ, लोगों से पैसा मांगता हूँ। लोग कौन? आपके और मेरे जैसे लोग। कंपनी अमन ने स्टैब्लिश कर दी है, अब वो कह रहा है कि मैं पब्लिक से पैसा मांगता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अमन को जो फंड की नीड थी, एक्स्ट्रा फंड की नीड थी, ताकि वो अपने बिजनेस को क्या कर सके, और ज़्यादा ग्रो करवा सके। तो उसके लिए उसने क्या सोचा कि इस बार मैं पैसा मांगता हूँ किससे? हम जैसे लोगों से, यानी कि हम लोग जो क्या करते हैं, बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम FD करवाते हैं, हम RD करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? आप नहीं करवाते होंगे, बेशक आप स्टूडेंट्स हो, लेकिन आपके पेरेंट्स करवाते होंगे। उनसे कभी पूछना, उनके किसी ना किसी बैंक में कोई ना कोई फिक्स डिपॉजिट या कोई ना कोई रिकरिंग डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे अमन ने क्या सोचा कि ये जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेटर मैं इनको क्या बोलता हूँ, इनको एक ऑप्शन देता हूँ कि आप क्या करो, इन्वेस्ट करो। और कहाँ इन्वेस्ट करो? मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। क्या बोला मैंने? अमन को फंड की नीड थी। अमन किसके पास जाने की सोच रहा है इस बार? पब्लिक के पास, यानी कि हमारे पास आने की सोच रहा है। और हमसे क्या कह रहा है कि आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए। ठीक है, और अमन ने कहा कि आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए, उसके बदले में आपको मेरी कंपनी में क्या दूंगा? हिस्सेदारी। आई एम राइटिंग इन हिंदी, समझ जाना। मैंने क्या बोला कि अमन ने प्रॉमिस किया कि आप मेरी कंपनी में क्या करो, पैसा लगाओ। ठीक है, आप मुझे पैसा दो, आप मुझे फ़ंड दो, मुझे जितने फ़ंड की नीड है, और उसके बदले मैं आपको क्या दूंगा? अपनी कंपनी में हिस्सेदारी, या आप इसे कह सकते हो ना कि मैं आपको अपनी कंपनी में शेयर दूंगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर। यानी कि जो भी पर्सन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो उस कंपनी का क्या बन जाता है? एक तरीके का हिस्सेदार। कि मतलब हाँ, मेरा भी इस कंपनी में कुछ ना कुछ पैसा लगा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर। तो अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि शेयर क्या होता है, तो बोल रहा है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक्स, दे आर कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। अब ये क्या डेफिनेशन है, ये सिक्योरिटी वर्ड क्यों यूज़ किया गया? जैसे जैसे हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते रहेंगे ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नो नीड टू वरी। ठीक है, तो अभी तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अभी तक क्या हुआ था, अमन एक पर्सन था जिसके पास एक आइडिया था, उसने अपना एक बिजनेस ओपन किया। ऑलराइट, उसने अपनी एक कंपनी फॉर्म की, और जब उसने अपनी कंपनी फॉर्म करी तो सबसे पहले उसने अपना पैसा लगाया, उसने कुछ बैंक से लोन लेके पैसा लगाया, और 2-3 साल काम करने के बाद जब उसे लगा कि उसका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसने सोचा कि मुझे अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना है, यानी कि मुझे अपने बिजनेस को और ज़्यादा फैलाना है। तो उसके लिए अगेन उसको किस चीज़ की नीड होगी? फिर से उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बार उसने क्या सोचा कि इस बार ना मैं बैंक से पैसा ले रहा हूँ, और मेरे पास खुद तो इतना पैसा है नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। तो इस बार मैं किसके पास जाऊँगा? मैं जाऊँगा पब्लिक के पास, और पब्लिक को बोलूँगा कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, और उसके बदले आप मेरी कंपनी के हिस्सेदार बन जाइए, या आप मेरी कंपनी का शेयर ले लीजिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्चुअल में अमन लोगों से पैसा किस फॉर्म में लेगा। ऐसा तो नहीं कि हर एक इंडिविजुअल के पास जा रहा है, उससे कह रहा है आप मुझे 10 रुपये दो, आप मुझे 5 रुपये दो, आप मुझे 20 रुपये दो। क्या कंपनी ऐसा करती है? टाटा कंपनी आपने नाम सुना है, बिरला कंपनी का नाम सुना होगा आपने, रिलायंस कंपनी का नाम सुना है। कभी ऐसा सुना है कि रिलायंस का कोई पर्सन आपके घर पे आ रहा है और ऐसे बोल रहा है अच्छा आप हमारी कंपनी के लिए 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया या 1000 रुपया जितना दे सकते हैं उतना दे दीजिए, हम अपनी कंपनी को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कंपनी जो आपकी कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनका भी लोगों से पैसा मांगने का एक तरीका होता है। ओके, तो बढ़े आगे, इतना सबको समझ में आ गई चीज़।
ऑलराइट, लेट्स सपोज अमन ने कहा कि उसे अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए 10 लाख रुपयों की नीड है, जो कि वो क्या करेगा, पब्लिक से लेगा। ठीक है, तो उसके लिए अमन ने क्या बोला कि मैं टोटल 10 लाख रुपीज़ पब्लिक से लूँगा, मतलब मैं चाहूँगा कि लोग मेरे बिजनेस कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, और उसमें वहाँ पे अमन ने कंडीशन क्या रखी कि मैं अपनी कंपनी के यहाँ पे क्या करूँगा, शेयर्स इशू करवाऊँगा। क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, कंपनी घर घर जाके पैसा नहीं मंगाती। कंपनी क्या करेगी, सिंपली अपनी क्या करेगी, शेयर्स को इशू करवाएगी, किसको, पब्लिक को। जब भी बिजनेस का एक्सपांशन होता है या फिर कंपनी का एक्सपांशन होता है, तो बेसिकली लोगों से पैसा कैसे मांगा जाता है, जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने शेयर्स को इशू करवाते हैं। किसे, शेयर इशू करवाए जाते हैं, किसको, पब्लिक को। शेयर इशू करवाने का मतलब क्या है कि हम पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से कि हम क्या कर रहे हैं, हमें फंड की नीड है, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए और हमारे कंपनी के शेयर्स को खरीदिए और हमारी कंपनी की हिस्सेदारी ले लीजिए। समझ में आई चीज़ की नहीं आई? ओके, ऑलराइट। अब मैंने जैसे क्या बोला है आपसे यहाँ पे कि अमन को अपनी कंपनी के लिए 10 लाख रुपयों की नीड थी। यहाँ पे अमन ने क्या बोला कि हम 10 लाख रुपए चाहते हैं पब्लिक से, लेकिन जो हम शेयर इशू करवाएंगे ना पब्लिक को, हमारे जो एक शेयर की वैल्यू होएगी वो कितनी होएगी, 10 रुपया। यानी कि कोई पर्सन हमारी कंपनी का अगर सिर्फ एक शेयर खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी को टोटल कितने शेयर इशू करवाने पड़ेंगे, हमें टोटल 10 लाख रुपए चाहिए। हमने कहा कि एक शेयर की हम वैल्यू रखेंगे 10 रुपये, तो दैट मीन्स अमन को टोटल 1 लाख शेयर्स इशू करवाने पड़ेंगे। राइट की रॉन्ग? ओके, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि जो कंपनी थी उसने क्या किया, इशू करवा रखे हैं 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। समझ में आया? तो जब अमन क्या करेगा, 1 लाख शेयर इशू करवाएगा और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये होगी, तभी जाके तो अमन के पास जो टोटल फंड आ पाएगा वो कितना आ पाएगा, 10 लाख रुपये का। समझ में आई बात की नहीं आई? अब देखो, ये जो सारी चीज़ें मेंशन होती है ना कि एक कंपनी शेयर इशू करवा रही है, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, या फिर कंपनी टोटल कितना फंड जनरेट करना चाह रही है पब्लिक से, ये सारी चीज़ें हम कंपनी क्या करती है, अपना जब शेयर वो मार्केट में लॉन्च करवाने जाती है, इशू करवाने जाती है, उससे पहले वो ये सारी चीज़ें किस पे मेंशन करती है, प्रॉस्पेक्टस पे। आपने अपने स्कूल पे ये टर्म बहुत सुना होगा, आपके स्कूल के भी प्रॉस्पेक्टस होते होंगे जहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं कि आपका स्कूल कैसा रहा, आज तक का प्रीवियस रिजल्ट उसका कैसा रहा, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने टॉपर्स थे, कितने बैचेस उसने ऑलरेडी पास करवा दिए, सारी चीज़ें मेंशन होती है ना। एडमिशन की फ़ीस क्या है, क्लासेस की फ़ीस क्या है, हर एक डिटेल उसमें मेंशन होती है। तो ऐसे ही कंपनी भी क्या करवाती है, शेयर इशू करवाने से पहले एक प्रॉस्पेक्टस इशू करवाती है, जिसमें वो मेंशन करती है कि जैसे यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, इस पर वो मेंशन करेगा अमन कि हम 1 लाख शेयर इशू करवा रहे हैं और एक शेयर की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है, 10 रुपये होने वाली है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, शेयर को इशू करवाया जाता है। ठीक है, अब जैसे पब्लिक क्या करेगी, इंटरेस्टेड होगी तो अप्लाई करेगी। राइट, अब जैसे मानो मैं इंटरेस्टेड थी, मैंने कहा कि मैं अमन की कंपनी का एक शेयर क्या करूँगी, परचेज पक्का करूँगी। ठीक है, मैंने इस कंपनी का एक शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने 10 रुपये दे दिए, तो मैं इस कंपनी का शेयर खरीद चुकी हूँ ना, तो मैं इस कंपनी की क्या बन चुकी हूँ, मेरे लिए एक टर्म यूज़ होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। क्या मैं इस कंपनी का शेयर होल्ड करती हूँ कि नहीं करती हूँ? बिल्कुल, मैं इस कंपनी का शेयर होल्ड कर रही हूँ। कितने शेयर होल्ड कर रही हूँ? बेशक सिर्फ एक शेयर होल्ड कर रही हूँ, लेकिन मैंने अमन की कंपनी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, मैं कौन हूँ, जनरल पब्लिक, आप लोगों की तरह। मैंने क्या देखा कि ये कंपनी क्या चाह रही है, फंड रेज करना चाह रही है पब्लिक से, और इसने क्या करा है, मार्केट में अपने शेयर इशू करवाएं कि पब्लिक आए और हमारे शेयर खरीदे और हमारी कंपनी के क्या बन जाए, हिस्सेदार बन जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रो भी करे, चलो मैं भी इस कंपनी का एक शेयर लेके देखती हूँ। तो मैंने क्या किया, इस कंपनी का एक शेयर लिया और एक शेयर के बदले कितने रुपए दिए होंगे, 10 रुपये दिए होंगे। तो ये क्या हो गया, मैं क्या हो गई इस कंपनी की, मैं इस कंपनी की बन गई अब क्या, एक तरीके से शेयर होल्डर। ठीक है, मैं भी इस कंपनी की क्या बन गई, एक तरीके से मेंबर। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, उस जो ये कंपनी है, ये जो ग्रो करेगी, मैं भी बोल सकती हूँ कि इस कंपनी में मैंने भी पैसा लगाया हुआ है। आई होप क्लियर है सबको? ओके, ऑलराइट। तो शेयर होल्डर क्या होता है पता चल गया सबको, प्रॉस्पेक्टस क्या होती है भी पता चल गया। अब देखो कंपनी शेयर कैसे इशू करवाती है, ये भी मैंने आपको एक छोटा छोटा रफ आइडिया यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके लिए, ये भी पता होनी बहुत जरूरी है, इसे भी देख लेना कि टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। तो अब आपको शायद अच्छे से क्लियर हो गया कि शेयर क्या होता है।
एक बार मैं अच्छे से आपको लिख के चीज़ बता देती हूँ कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है जो हमने यहाँ पे लिखी है। ओके, ऑलराइट। तो देखो क्या बोला, टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन। क्या ये चीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी? टोटल कैपिटल इस कंपनी की कितनी, टोटल कैपिटल मतलब जो टोटल फंड आना था, तो टोटल फंड कितना आना था हमारे पास? 10 लाख रुपीज़। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन। क्या हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था कि नहीं बांटा था? बिल्कुल बांटा था। मैंने क्या बोला आपसे, 10 लाख का टोटल हमें 10 लाख फंड चाहिए। ठीक है, और उसमें से मैंने क्या बोला आपको कि एक शेयर की वैल्यू होने वाली है 10 रुपये। तो हमने देखा कि हम कितने शेयर इश्यू करवाएंगे? 1 लाख शेयर इश्यू करवाएंगे। तो क्या किया मैंने, जो मेरी टोटल कैपिटल या टोटल फंड आने वाला था, मैंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा कि नहीं बांटा? मैंने उसे क्या बोला कि मैंने कहा कि हम एक शेयर की वैल्यू रखेंगे 10 रुपये। तो ऐसे हम टोटल 1 लाख शेयर्स इशू करवाने वाले हैं। तो 1 लाख शेयर जो हम इशू करवाने वाले हैं, उसमें से हर एक शेयर पे जब 10 रुपया लेंगे, वही तो हमारा 10 लाख रुपया बनेगा। राइट और रॉन्ग? ओके, तो वही बोल रहा है कि जब टोटल कैपिटल कंपनी की डिवाइड की जाती है स्मॉल डिनोमिनेशन में, तो हर एक यूनिट को क्या बोला जाता है? शेयर। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये 1 लाख हमारे पास शेयर है ना, मैंने अभी आपको बताया कि हम 1 लाख शेयर्स इशू करवाएंगे। तो जैसे कि मानो 1 शेयर है, 2 शेयर है, 3 शेयर है, 4 शेयर है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे कर करके ही तो ये क्या होगा? 1 लाख शेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यानी कि जो टोटल कैपिटल है कंपनी की, वो डिवाइड हो गई ना। देखो छोटे छोटे टुकड़ों में, कोई मानो 1 शेयर खरीद रहा है, कोई 5 शेयर खरीद रहा है, कोई 7 शेयर खरीद रहा है। तो यही हो रहा है ना, जो टोटल कैपिटल है कंपनी की, वो डिवाइड हो चुकी है स्मॉल डिनोमिनेशन में, और हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे शेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अमन ने कितने शेयर इशू करवाए? 1 लाख शेयर इशू करवाए, और उसने बोल दिया कि हर एक शेयर की वैल्यू क्या होएगी? 10 रुपये। अब आप चाहे 20 शेयर खरीदो, चाहे आप 50 शेयर खरीदो, आपको कितना पे करना पड़ेगा? हर शेयर पे 10 रुपीज़। दैट मीन्स 20 शेयर पे आपको कितना पे करना पड़ेगा? 200। वैसे 50 शेयर्स पे आपको कितना पे करना पड़ेगा? 500। कोई मानो 1000 शेयर खरीद रहे हैं, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सिंपल है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द पब्लिक कि वो कंपनी के कितने शेयर खरीदना चाहती है। तो जब कंपनी के टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? शेयर है। आई होप नाउ आपको क्लियर हो गया कि शेयर क्या होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको ये तो बोला कि अमन जो एक हमारा पर्सन था जिसने कंपनी स्टैब्लिश की थी, जिसने कंपनी को फर्दर एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए 1 लाख शेयर भी मार्केट में इशू करवाए थे। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये थी। इतना सबको समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, लेट्स सपोज अमन ने पैसा इशू भी करवा लिया, उसके बाद 6-7 साल तक कंपनी बहुत अच्छी चली। अब अमन को फिर से लगा कि अच्छा, मुझे फिर से फंड की नीड, मैं फिर से बिजनेस को क्या करना चाह रहा हूँ? ग्रो करना चाह रहा हूँ। और इस बार मैं फिर से क्या करता हूँ? 5 लाख शेयर इशू करवा देता हूँ, और एक शेयर की वैल्यू कितनी रखते हैं? 10 रखते हैं, और टोटल पब्लिक से फिर से कितना पैसा मांग लेते हैं? 50 लाख रुपीज़। तो ऐसे तो अमन हर कुछ टाइम बाद पब्लिक से पैसा मांगता रहेगा, मांगता रहेगा, मांगता रहेगा। ऑल्दो वो कंपनी का जो पब्लिक है उसे उसके पैसे का डिविडेंड पे करेगा, उन प्रॉफिट होगा तो उनको जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका रिटर्न देगा। बट क्या अमन जितनी मर्जी चाहे उतना पब्लिक से पैसा उठा सकता है? द आंसर इज नो। यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिट डिसाइडेड होती है कि आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है। मतलब कि यहाँ पे एक क्राइटेरिया मेंशन होता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से कितना पैसा क्या कर सकती है? रेज कर सकती है। ओके, और ये कहाँ मेंशन होता है? ये मेंशन होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्या बोला मैंने आपसे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जो कंपनी का, जब कंपनी रजिस्टर होती है ना, तो कंपनी का एक MOA बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये साफ साफ मेंशन होता है कि कोई भी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से कितना पैसा मांग सकती है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अमन की जो कंपनी थी, जब अमन की कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा था कि जो ये कंपनी है अमन की, लेट्स सपोज अमन की कंपनी का नाम था अमन लिमिटेड, कि अमन लिमिटेड
पब्लिक से 50 लाख तक का फंड रेज कर सकती है। दैट मीन्स इस 50 लाख में से क्योंकि अमन लिमिटेड ने 10 लाख का फंड ऑलरेडी रेज कर दिया है, तो अब अमन लिमिटेड पब्लिक से सिर्फ और सिर्फ 40 लाख का क्या कर सकती है, फंड रेज कर सकती है। समझ में आई बात की नहीं आई? ओके। MOA जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है, आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये रिक्वायर कब होता है, जब कंपनी रजिस्टर होती है। ठीक है, तो जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंशन होती है। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या मैंशन होती है यहाँ पे, कि आपकी कंपनी का ऑफिशियल नाम क्या है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या मैंशन होती है, द लोकेशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। थर्ड चीज इसमें मेंशन होती है मेन ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ कंपनी, कि आपने कंपनी के खुलने के पीछे आपका मेन मोटिव क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेसिफाई की जाती है लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर। इन केस कंपनी कल के दिन बंद हो जाती है, तो जो उसके मेंबर्स हैं, जैसे कि मैं भी उस कंपनी की मेंबर हूँ, मैंने भी अमन लिमिटेड में एक शेयर खरीदा है, तो कल के दिन अगर अमन लिमिटेड का किसी भी वजह से लिक्विडेशन होता है या कंपनी बंद हो जाती है, तो इस केस में मुझे कंपनी को क्या देना पड़ेगा, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, लाइक मैंने तो सिर्फ एक शेयर खरीदा है, लेकिन कंपनी के जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किए, उनके क्या लाइबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन होती हैं, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या मेंशन होता है, इट स्टेट्स द टोटल कैपिटल अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। यहाँ पे साफ सुथरे अक्षरों में लिखा होता है कि एक कंपनी को कितने शेयर इशू करने की अथॉरिटी है। ओके, तो ये क्या होता है, आपका लीगल डॉक्यूमेंट जो बताता है ये कोई भी कंपनी जब पब्लिक से पैसा ले रही है तो वो कितने शेयर मार्केट में इशू करवा सकती है, ये ऑलरेडी उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक बार अगर उसने लिमिट लिख दी 50 लाख तो वो 50 लाख ही रहेगी, उसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर द लाइफ टाइम वो 50 लाख ही रहेगी, उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन वो अमेंडमेंट होने के बाद फिर से वो चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंशन होनी चाहिए। तो सबको समझ में आ गया ना कि क्या होता है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो एक लिमिट मेंशन होती है कि कंपनी पब्लिक से कितना पैसा मांग सकती है। ठीक है, अब आपको मैं एक नया टर्म बताती हूँ। देखो, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि जो 1 लाख थे ये क्या थे, शेयर्स थे, और ये 10 क्या है, उस शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू या फिर एक शेयर की वैल्यू आप कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे 10 लाख लिखा है, 10 लाख क्या मतलब, जो टोटल फंड अमन ने इस बार जनरेट किया है। ठीक है, तो इस टोटल फंड को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। क्लियर हुई सबको? शेयर इशू करवा के जो हमने कैपिटल जनरेट करी, जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे भी तो कैपिटल बोलते हैं। अब ये मत बोलना कि ये नहीं पता, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, यही तो होता है। वैसे ही जब पब्लिक ने पैसा लगाया, पब्लिक कौन है हमारे लिए, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, जो जिसे हमने क्या बोला है कि हमारी कंपनी के क्या बन जाओ, शेयर होल्डर बन जाओ। तो हमने इनको क्या करवाया था, शेयर इशू करवाया था। तो हमने इन्हें शेयर इशू करवाया, इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो इनके इन्वेस्ट किए हुए पैसों से हमारे पास क्या, ये कैपिटल आई है ना, तो इसीलिए इसको क्या नाम दे देता है, शेयर कैपिटल। अब देखो, एक और चीज़ आपको मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, कुछ और टर्म्स हैं शेयर कैपिटल के, बेसिकली ये टाइप्स हैं जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखो हमने क्या देखा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन था कि अमन लिमिटेड 50 लाख का फंड इशू करवा सकता है। ठीक है, तो ये जो मेंशन था ना 50 लाख की अमाउंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे, एक सेकेंड, AUTHORISED स्पेलिंग। ठीक है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब ये एक्सप्लेन करती है, हमको ये बताती है कि एक कंपनी को कितने शेयर इशू करवाने की अथॉरिटी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब देखो, अमन लिमिटेड मांग तो 50 लाख तक का फंड सकता था पब्लिक से, लेकिन उसने मांगा कितने का, सिर्फ 10 लाख तक का फंड मांगा है, राइट। ओके, दैट मीन्स अमन लिमिटेड ने क्या किया है, 1 लाख शेयर इशू करवाए, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, और फंड कितना जनरेट किया है पब्लिक से, उसने 10 लाख रुपए। ठीक है, कर कितना सकता था, 50 लाख। जितना कर सकता था उसका नाम क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, और जितना किया उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत ईजी है, ध्यान से समझोगे स्टेप बाय स्टेप तो बिल्कुल
क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि कंपनी कितने शेयर इशू करवा सकती थी या कितना फंड जनरेट कर सकती थी, 50 लाख। और हमने अभी भी क्या बोला कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10। दैट मीन्स अगर मैं आपसे देखूँ, आपको बोलूँ देखने को, तो 50 लाख को डिवाइड कर दो 10 से, तो इस केस में क्या बोल रहा है कि कंपनी 5 लाख शेयर इशू करवा सकती थी ना। एक शेयर की वैल्यू होती 10 रुपये और कंपनी कितना फंड जनरेट कर लेती है, 50 लाख। यही तो है। तो मैंने बोला कि कंपनी जितने शेयर इशू करवा सकती थी उसको हम क्या बोलते हैं, या जितनी कैपिटल जनरेट कर सकती थी उससे हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब लेकिन अमन लिमिटेड ने सिर्फ कितने शेयर इशू करवाए आउट ऑफ 5 लाख? इन्होंने सिर्फ 1 लाख ही शेयर इशू करवाए। तो जो इशू करवा दिए, जो पब्लिक को दे दिए, उसे क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। तो इस केस में इशूड शेयर कितने हैं, 1 लाख। और इशूड शेयर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, जो ये 10 लाख निकल के आ गई, वो मेरी क्या है, इशूड शेयर कैपिटल। किसको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई? देखो, अगर क्लियर नहीं होगा, डाउट हो रहा होगा, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज मैं अपनी सबसे बेस्ट ट्राई कर रही हूँ हर तरीके से, एक एक नहीं 2 बार सेम चीज़ रिपीट करके, कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, ठीक है। तो पहले टाइप की शेयर कैपिटल देख ली। ऑथराइज्ड क्या होती है, जितना टोटल वो कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। दूसरी क्या होती है, इश्यूड शेयर कैपिटल, कि कर तो इतना सकती थी लेकिन किया सिर्फ इतना। ठीक है। अब तीसरी क्या आती है हमारे पास, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये तो बहुत इजी है। अब देखो ये क्या चीज़ होती है। देखो, आपने तो क्या किया, शेयर इशू करवाए मार्केट में, आपने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करवा दी। ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, जो भी पब्लिक इंटरेस्टेड होगी वो आपके शेयर के लिए अप्लाई करेगी ना, या आप कह लो आपके शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी, या फिर आप कह लो आपके शेयर्स के लिए क्या करेगी, सब्सक्राइब करेगी। समझ में आ गई चीज़ कि नहीं आई? ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपसे क्या बोलूँगी, अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब भी करेंगे तो जल्दी से कर भी दीजिए। वैसे ही क्या होता है कि जब कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करवाती है तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या फिर कह लो कि लोग उसके लिए क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कि हमें लेना है, हमें इस कंपनी का शेयर लेना है, हमें भी इस कंपनी का शेयर लेना है, हमें भी इस कंपनी का शेयर खरीदना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जो भी इंटरेस्टेड लोग थे उन्होंने क्या किया, कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। जैसे कि हमें अपने 1 लाख शेयर इशू करवाए थे, तो हमारे पास पूरे 1 लाख शेयर्स के लिए क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई, और हमारा क्या हुआ, क्राइटेरिया मीट हो गया। ये चीज़ मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, शेयर इशू करवाते ही लोगों ने उसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, या फिर आप कह सकते हो कि लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोगों ने शेयर खरीदने स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो स्टार्ट कर दिए, तो जो फिर हमारे पास एक्चुअल में कैपिटल आई उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। यानी कि जो लोगों ने अप्लाई किया, एक शेयर, लेट्स सपोज कल लोगों ने पूरे 1 लाख शेयर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये थी। तो हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी जनरेट हुई, 10 लाख। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ये है आपकी थर्ड टाइप की कैपिटल। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है, कि कन्फ्यूज़ तो होना ही मत। बहुत सिंपल, जितना कंपनी इशू करवा सकती है जो उसके मेमोरेंडम में मेंशन है वो है ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसमें से कंपनी ने जितना मार्केट में से पैसा उठा लिया, या कंपनी ने जितने के शेयर इशू करवा दिए, वो है इशूड शेयर कैपिटल, कि हमने तो इतना इशू करवा दिया। और उसके बाद जब लोगों ने अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया, तो उससे जो हमारी कैपिटल आई उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया सबको इतना? ऑलराइट। तो एक बार हम इसको डिटेल में देख भी लेते हैं। मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि अमन लिमिटेड जो कंपनी थी वो रजिस्टर हुई थी विथ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। अब आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी, 50 लाख थी। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर वो कितने अलाउ कर सकते थे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर वो इशू कर सकते थे, 5 लाख शेयर इशू कर सकते थे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसमें से अमन लिमिटेड ने क्या किया, इशू करे थे 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो यहाँ से हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए, 10 लाख रुपए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इश्यूड शेयर कैपिटल। और जब हमें इशू करवाने के बाद लोगों ने अप्लाई किया, लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई। ठीक है। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई, 1 लाख शेयर के लिए इशू रिसीव हुई, और बोला कि द होल अबव शेयर वाज अप्लाइड फॉर एंड कैश ड्यूली रिसीव्ड। यानी कि पूरे के पूरे 1 लाख शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई कर लिया था और हमें सारा पैसा मिल गया। तो इस केस में हमारी जो 10 लाख हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अब देखो
मैंने आपको ये तो बोल दिया कि अमन लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू करवाए थे और पब्लिक ने अप्लाई भी कर दिया और हमारे पास 10 लाख का फंड भी आ गया। बट जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना, वो क्या होता है कि जो एप्लीकेशन फॉर शेयर मे नेवर बी इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। यानी कि अमन लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू तो करवाए और बोला कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और बोला कि हमें 10,000 का फंड पब्लिक से चाहिए, और इसको हमने क्या बोला था कि ये उसने इशू करवाए थे, ये हमारी क्या थी, इशू शेयर कैपिटल। लेकिन प्रैक्टिकली ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करवाए तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर के लिए ही लोग अप्लाई करेंगे। लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ना साहब, वैसे ही लोग अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन मनी पे करते हैं कि हम आपकी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, ये हम एप्लीकेशन मनी आपको पे कर रहे हैं। तो उसी को वो कब होता है, आपके अप्लाई करने के टाइम पे। ठीक है, अब देखो कंपनी ने 1 लाख शेयर तो इशू करवाए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर की ही एप्लीकेशन आएंगी। हो सकता है सिर्फ 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आए, हो सकता है सिर्फ 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है, या फिर हो सकता है कि 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाए। आपकी कंपनी का स्टेटस इतना अच्छा है, आप ग्रो ही करे जा रहे हो, तो लोगों को पता चला कि आप मार्केट से पैसा उठा रहे हो, तो मैंने कहा मैं भी इन्वेस्ट करूँगी। कल के दिन कंपनी ग्रो करेगी तो मुझे भी बेनिफिट होगा, मुझे भी इन्वेस्ट करना है। तो देखते देखते आपने देखा कि लेट्स सपोज 1,50,000 लोगों ने क्या करा, आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपने तो कहा था कि मुझे सिर्फ 1 लाख शेयर इशू करवाना है क्योंकि मुझे सिर्फ 10 लाख का फंड रेज करना है, लेकिन कंडीशन क्या आ गई एक जगह पे कि पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ही नहीं आई। 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 90,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, 60,000 शेयर्स के लिए ही लोगों ने अप्लाई किया। या फिर दूसरी सिनेरियो क्या हो सकता है कि कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी और 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन थी, लेकिन 1,20,000 लोगों ने क्या किया, अप्लाई कर दिया, या फिर 1,50,000 लोगों ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशन है जहाँ पे 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई करना था लेकिन 1 लाख शेयर के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा केस है हमारे में, अंडर सब्सक्रिप्शन का। इसका केस है, मैंने बोला है अंडर सब्सक्रिप्शन का। वहीं 1 लाख शेयर के लिए कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करवाए थे लेकिन ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, इनकी आपको डेफिनेशन समझाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ, दैट इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एज पर रेगुलेटरी गाइडेंस जो कि कंपनीज एक्ट इन इंडिया में मेंशन है, अ कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस इट रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर एटलीस्ट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। द कंपनी मस्ट क्लियरली मेंशन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन इट्स प्रॉस्पेक्टस। हम 1 लाख शेयर इशू करवा रहे हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, हमें 10 लाख रुपए पब्लिक से चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया फिट किया हुआ है जो हमने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया है, ये कंपनी खुद से करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी ने मानो ये मेंशन किया, क्योंकि वो क्या कह रही है कि ये मेंशन होता है कहाँ पे, ये दिखाता भी मैं आपको दिखाती हूँ, मेंशन होता है उसके प्रॉस्पेक्टस में। तो उसके प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है कि जो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, लेट्स सपोज ये है 90 कर लेते हैं, चलो 90,000 का। दैट मीन्स अगर आपकी कंपनी के जो आपने शेयर इशू करवाए हैं उसके लिए अगर 90,000 लोगों की एप्लीकेशन नहीं आती है, तो उस केस में क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। आपको सारे के सारे लोगों ने जितनी भी एप्लीकेशंस भेजी हैं, आपको सारी एप्लीकेशन वापस करनी होगी। ठीक है, प्रोसीजर जनरली क्या होता है ना, जैसे ही कंपनी शेयर इशू करवाती है तो लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते समय वो एक एप्लीकेशन मनी पे करते हैं, यानी कि पैसा पे करते हैं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स अलॉट करती है। पहले कंपनी के पास पैसा आता है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसके बाद कंपनी क्या करती है, जो भी उसके शेयर होल्डर बने, जिन्होंने भी अप्लाई किया, जो मेंबर बनने वाले हैं, उनको शेयर्स अलॉट करती है और उनको शेयर होल्डर बना देती है। ठीक है, तो ये अलॉट करना सेकंड स्टेप होता है, लेकिन पैसे तो हमारे पास पहले आ गए। अभी तक कंपनी का शेयर मतलब शेयर होल्डर के पास क्या है, कंपनी का शेयर गया नहीं है, वो कब जाएगा, जब शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता चला, जब एप्लीकेशन मनी आई तो हमने सबसे पहली चीज़ देखनी होती है, क्या इसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया मीट किया कि नहीं किया। जैसे यहाँ पे कंडीशन थी 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई करना, 1 लाख शेयर इशू करवाए थे लेकिन 90,000 लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया। तो इस केस में मीट तो कर लिया, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में मेंशन था कि मिनिमम इतने शेयर के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। लेकिन
वहीं अगर ये 60,000 वाले केस आ जाता, यानी कि 1 लाख शेयर इशू करवाए थे, प्रॉस्पेक्टस में मेंशन था कि मिनिमम 90,000 की एप्लीकेशन आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 60,000 की ही एप्लीकेशन आई, तो इस केस में क्या होता है, कंपनी को ये सारा पैसा और शेयर होल्डर्स जिसने भी अप्लाई किया था उनका पैसा उन्हें रिफंड करना पड़ता है। तो इस क्राइटेरिया को मीट करना ज़रूरी होता है। जब इस क्राइटेरिया को मीट कर लेगी कंपनी, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे 90,000 इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन था, इतने कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आ गया, कंपनी के मतलब लोगों ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो इस केस में फिर क्या करती है कंपनी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती है। वो क्या होता है कि तब जाके कंपनी क्या करती है, जितने भी लोगों ने कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन मनी पे कर दिए, उनको क्या करती है, शेयर्स अलॉट कर दिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओके, तो ये है हमारी आज की वीडियो की लास्ट स्लाइड। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट हमने यहाँ पे कुछ ही नहीं किया, हमने बस छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े, बट डिटेल में टॉपिक्स समझाया मैंने आपको, ताकि आपको आगे चल के कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो वीडियो की लेंथ देख के घबराना मत कि इतनी बड़ी वीडियो है, कैसे कवर होगी, कैसे हम करेंगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट समझा रही है। बल्कि देखा जाए तो हमने कुछ भी नहीं, हमने बस बेसिक से आज कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। ओके, तो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर इशू। यही हुआ था ना कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। समझ में आ गया? ऑलराइट। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर क्या है, दोनों केसेस में लेस है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू द पब्लिक। क्लियर है सबको कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ऑलराइट। ओके, तो आज हमने देख लिए शेयर्स के कुछ बेसिक्स, जिसमें हमने देखा कि शेयर्स होते क्या हैं, देन हमने देखा शेयर होल्डर कौन होता है, प्रॉस्पेक्टस क्या होती है, कैसे शेयर को इश्यू करवाया जाता है, आपकी शेयर कैपिटल क्या होती है, और उसके बाद क्या देखा था हमने, जल्दी बताओ। यस, हमने देखा था कि शेयर कैपिटल के टाइप्स कितने होते हैं, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है। देन हमने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में फर्दर देखा था कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस कोई भी डाउट होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझसे डाउट अपने पूछ सकते हैं। ओके, सो अगर आज वीडियो पसंद आई है, वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं अब आपके लिए लेके आऊँगी कि इश्यू ऑफ शेयर्स की जो जनरल एंट्रीज़ होती हैं कि कैसे उसकी एंट्री पास करते हैं। एक और हमारी क्लास लगेगी थ्योरेटिकल, जिसमें मैं आपको एंट्रीज एक्सप्लेन करूँगी। देन हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।